मुझे लगता है कि जो 15 आए थे उसमें से भी 2 गए। श्रेया, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है वैष्णवी? पता नहीं सर। मैंने बोला था ना कि क्लास होगी, बताया था ना बच्चों क्लास में। हाँ, हेलो, तभी से यस पूछ सर। रहा हूँ, यस सर। अटेंडेंस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हालात है। अब बताओ, मैं क्लास एक्स्ट्रा लगाऊं तो क्यों लगाऊं, क्या रीजन है इसका? ये तो बस क्या बताया जाए, ये बच्चे आए हुए हैं बस। चलो ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ना था? आपका ऐसा चल, राइट? यस सर। So यस सर। it is already well informed to all of the students कि there is some extra class on demand of श्रेया। ठीक है, राइट श्रेया? राइट बेटा? यस सर। हाँ। And I told कि everyone will join the class, but ठीक है, अभी बोर्ड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। But I think the students in this batch are very much careless. तो एक प्रॉमिस भी मैंने दिलवाया था कि जनवरी में अपने आप को नए साल में बदलेंगे। ये दिख रहा बदलाव। और कहेंगे कि पता नहीं था, बताओ, पता सबको बताए थे ना हम। सर आपने तो मीटिंग भी शेड्यूल कर दी है, तो वहाँ पे शो कर देगा उनको। हाँ बेटा, मानस मेहता आर यू प्रेजेंट बेटा? जी सर, हेलो। हाँ, मानस मेहता आर यू प्रेजेंट? यस सर। चलो मैं बोर्ड शेयर करो, जबकि मुझे प्रेजेंट एक्स्ट्रा सर। क्लास पास आउट बैच की भी लगानी है रात को 11 बजे तक। और ये ER9 का बैच देख लीजिए। वन डे आई टोल्ड हिम कि आई विल टेक द क्लासेस फ्रॉम 8:30 until 10:40 I have taken the class. I can share you, है ना? So that is the difference between other batches and this batch. I'm very much angry. Very प्रेजेंट much हूँ, angry. हेलो, आपको आवाज आ रही है? क्या बेटा? सर मानस बोल रहा हूँ, प्रेजेंट हूँ सर मैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी शायद आपको पहले। नहीं, मैं तुम्हारा आवाज सुन लिया था। मैं एंग्री होने की बात कह रहा हूँ, बाकी लोग जो हैं, है ना, ये देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं। मतलब आदत सी पड़ गई है कि वो श्रेय राणा ने कहा था ना कि 8:30 पर लगाइएगा सर, 8:30 था 8:30 तक। तो मैंने कहा था चलो देखते हैं, तो मैंने 10 मिनट और डिले कर दिया। उसके बाद ये हालात है, कोई बात नहीं। तो अब मैं ये जो रिकॉर्डिंग है वो बंद कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसीलिए किया था कि मेरे पास इसका प्रमाण रहे कि हाँ मैंने क्लास लगाया है। जो नहीं आया वीडियो है, ऑन आप कर सकते हो वीडियो। मेरा भी नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है ना। यू कैन ऑफ योर वीडियो, या आपके उस पर निर्भर करता है, आप वीडियो ऑन रखें, आप रखें। चलिए, बार बार किसी को नहीं कहूंगा मैं। तो आज हमें पढ़ना है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, देखो पहले इस बात को हम लोग समझेंगे
या ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है और पीरियाडिक मोशन किसे कहते हैं, ये दोनों में एक बड़ा फर्क है। सबसे पहले मैं ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, फिर इसके बाद पीरियोडिक मोशन की बात करूंगा, फिर ये बताऊंगा कि दोनों कैसे इंटररिलेटेड और कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में। इफ ए पार्टिकल श्रेया जरा अपनी फ्रेंड वैष्णवी को Yes. फोन कर, वैष्णवी को फोन ये मैंने करो। कॉल किया उसको, मतलब उसका कॉल बिजी जा रहा है, मैंने हाँ, मैसेज कर दिया उसको। थैंक यू वेरी मच। इफ ए पार्टिकल is in to and fro motion about a given point, ठीक है, called mean position, उसको mean position बोलते हैं, in a fixed interval of time, एक टाइम फिक्स्ड हो, intervals of time, then the motion is said to be oscillatory motion। अब इसको जरा हेलो समझ। हाँ बोलिए भाई, क्या है आपको? मैंने कौन बोल रहा? हेलो। वैष्णवी। हाँ, तो आपको स्पेशल इनविटेशन दिया जाएगा। मैंने बताया नहीं था कि एक्स्ट्रा क्लासेस श्रेया कॉल की थी, तो मैंने कहा तो सबके ले लूंगा। सर एक्चुअली मैंने सुना ही नहीं था कि आपने बोला था, मुझे तो तो बीच में आप ये चीज मैसेज। कभी सुनती ही नहीं हो, है ना? सर यहाँ पर वाईफाई की नेटवर्क बहुत पुअर रहती है, तो वो कभी भी कनेक्शन चला जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इस पर डिबेट मैं नहीं करूंगा, क्वेश्चन याद ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, ऐसा है कि ये कोई बॉल है मान लीजिए, और इस पे कोई बॉल हमने ऐसे छोड़ दिया, तो देखो अपने आप ही समझ सकते हो कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन और साथ में ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी काम करेगा, mg। देखो बेटा, ये क्या होगा कि mg का कोई ना कोई कंपोनेंट इधर होगा, है ना? आप देखिए, इधर उधर लगेगा। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। लेट इट बी मेक सम एंगल थीटा। तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये mg sin थीटा इसको एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे जब ये पहुंचेगा, ये इसकी मीन पोजीशन होगी, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो चुका होगा यहाँ पर। तो नॉर्मल एक्शन इधर लगेगा और mg आपका इधर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे mg sin थीटा की वैल्यू 0 हो चुकी होगी, mg cos थीटा mg में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा और वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, इस तरह, है ना? यहाँ वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम थी। जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वन डायमेंशनल मोशन मैंने बताया था, याद है बात? सभी को याद है? ठीक है। यस सर। और फिर ये आगे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाता रहेगा। क्या होगा? ये ऐसे जाता रहेगा। पहले ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पहुंचते ही इस पे आपका नॉर्मल रिएक्शन इधर, वेट mg इधर, ठीक है। mg का वही कंपोनेंट क्योंकि सेम लेवल पर है, इस साइड ऐसा लगेगा और mg sin थीटा इधर लगेगा। देखो
तो ये क्या करेगा कि फिर से mg sin थीटा इसको वापस लाएगा कि नहीं लाएगा, इतनी बात बताओ। फिर वापस इसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, अब की बार वेलोसिटी इस तरफ मैक्सिमम ऐसे जाएगा, यानी लगातार ये पॉइंट पी के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे ऐसे घूमना, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। तो ऐसे, और जो इस मोशन करने में जो टाइम लगेगा वो फिक्स होगा, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि द बॉल is playing to and fro motion about point P in a fixed interval of time. ठीक है, the motion is oscillatory and periodic motion। ठीक है, अच्छा, तो पीरियाडिक मोशन क्या है उस पर भी आते हैं। सर जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ mg cos थीटा था ना। हाँ जी बेटा, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, cos थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन देखो कैसे कहते हैं, जरा इसको समझिए कि अगर एक चक्कर कंप्लीट करने में, जैसे अर्थ का मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 घंटे में घूम जाती है, अबाउट द सन 365 डेज, तो पीरियोडिक मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, फ्यू पीरियोडिक मोशंस आर एज motions arise। ठीक है, if the motion of the earth around its own axis is a periodic motion। ठीक है, but it is not oscillatory। ये टू एंड फ्रो मोशन तो कर नहीं रहा, आगे पीछे, नॉट ऑसिलेटरी। सिमिलरली the motion of the earth around the sun is also periodic, because the earth takes 365 days and few days to complete one rotation around the sun।
ठीक है, रोटेशन ऑफ द सेकेंड needle or minute needle or hour needle is a periodic motion. ठीक है, etc. लिख देता हूं। ठीक है, these motions are periodic but not oscillatory। ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. But not oscillatory। ठीक है, अच्छा, और देखिए, इसमें एक बात कही जा सकती है कि every periodic motion is not oscillatory but every oscillatory motion is periodic। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, every periodic motion is not oscillatory but every oscillatory motion is periodic। नोट करिए जरा, जब तक मैं पास आउट वाले बच्चों का क्लास लगाया तो उनको बोल दूं कि आज आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की क्लास आज मैं ये एक चैप्टर खत्म कर दूं। ठीक है ना? गिव मी अ सेकंड। यस यूरो, कल मॉर्निंग में देखता हूँ। क्या नाम है? गिव मी अ सेकंड। शुभम मित्र 90 79 74 7800। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ। हेलो। हाँ शुभम बेटा, अभी एक अर्जेंट बेसिस पे क्लास 11th के लिए लेनी पड़ गई है, मैं ले भी रहा हूँ क्लास। तो अगर इनकी क्लास 10 बजे तक खत्म हो जाती है, ठीक है, तो 10 बजे के बाद क्या आप लोग के लिए कन्वीनियंट रहेगा या फिर कल मॉर्निंग में, क्योंकि मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूँ। कल तो तबीयत मेरी खराब भी थी, इस वजह से नहीं ले सका। नहीं, एक बार अपने ग्रुप में लिख के पूछ लो, ठीक है, एक बार लिख के पूछ लो, होल्ड करो, जस्ट होल्ड ऑन। और एक मिनट रुको, अब मुझे पूछ के मेरे व्हाट्सएप पे या कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। 10-20 तक मेरी क्लास कल खाली है मॉर्निंग में, और इसके बाद 7:45 की मेरी क्लास है। ठीक है ना? तो क्या कल ऐसा हो सकता है कि सुबह 8:30 से 10 क्लास ले लूं मॉर्निंग में? पूछ लो, ये दोनों चीज लिख के पूछ लो। इफ दे आर विलिंग टू टेक द क्लासेस लेट देन इट्स ओके, और नहीं तो फिर 12-1 बजे तक क्लास जाएगी, तो हो सकता है कुछ लोग सोने लगे। तो ये लिख के पूछ लो कि कल हम 8:30 से 10 1.5 घंटा ट्वेल्व लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो कल मॉर्निंग में लगा लूं? पूछो जरा। हाँ, मैं लाइन पर हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल करो। एक मिनट और दीजिएगा। चलो बात करते हैं। सर आप एक घंटे की क्लास लगाते हो? तुमको क्या लगता है मैं खाली आदमी हूँ? बहुत देर तक लगता है मेरी क्लास। मैं नहीं, मतलब बहुत 1 बजे तो लेट हो जाता होगा। नहीं लगाता हूँ मैं। पिछले साल 12-12 बजे रात तक लिया हूँ, 13 घंटे काम किया हूँ मैं पिछले साल।
तुम्हारे सामने ही बात कर रहा हूँ ना मैं। यस सर। तो मुझे ध्यान नहीं था कि माइक आने ने माइक ऑफ कर दिया होता, तुमको पता ही नहीं चलता। ठीक, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, और जो नखरे दिखाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम खुद नहीं इम्प्रूव करें, उनके लिए बस कर देता हूँ मैं। अब देखो PS4 जैसा जो बैच है, जिसमें से चार टीचर कहना नहीं चाहिए, जो भी सब टीचर अच्छे थे, लेकिन आज वो इतना कंट्रोल्ड है वो बैच, तो मुझे यकीन है कि उसमें से कम 1 2 3 रिजल्ट जो है मैं दे दूंगा, कम से कम। एडवांस में बात कर रहा हूँ, मेंस की छोड़ दो। ये पीरियोडिक मोशन, चलिए अपने काम की बात करते हैं, जब फोन करेगा तो पता ही लग जाएगा मुझे। पीरियोडिक मोशन, और इस बैच में जिसमें मैंने बात किया है ना, इसमें करीब 35 बच्चे हैं, और रात को अगर 1 बजे तक भी क्लास लूं तो 35 में से हार्डली 30 तक रहेंगे, 2 ही 4 गायब होते हैं, लेकिन बाकी सब बैठे रहते हैं। ये समझ लो, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबका कैमरा ऑन होता है। एक बार कह दिया हूं कैमरा ऑन तो ऑन, फिर कहना नहीं पड़ता दोबारा। पीरियोडिक मोशन, तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में फर्क समझ में आ गया। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक मोशन आपका क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो जरूरी सकता। नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब SHM क्या होता है? जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, नाम ही से पता चल रहा है। हाँ शुभम, हेलो। बोलो बेटा। हाँ सर, कह रहे हैं 10 बजे से करने के लिए। 10 बजे से ले लूं? यस सर। चलो ठीक है, डन। शाम अभी ही बात कीजिए। हाँ, 10 बजे से लेके फिर 1.5 घंटे क्लास लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। मैं 10:10:05 तक क्लास अरेंज कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें पाथ ऑफ द मोशन स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और ये भी ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, लेकिन इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, F=-kx स्प्रिंग फोर्स, वही फोर्स इसमें भी लगता है। तो ये लिख दे रहा हूं, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन is an oscillatory motion ठीक है, whose path is very much simplified, that is almost a straight line, ठीक है ना बेटा। and the restoring force is the linear function of displacement। तो उसको यही रहने दो, नहीं उसे यही रहने दो, कोई काम नहीं आने दो, इसे यही रहने दो। रखो, F is proportional to -x और F=-kx, ये स्प्रिंग फोर्स आप पढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये आप लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़े हैं ना इस चीज को, यही यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? नहीं सर। नो सर। एसएचएम ऑसिलेशन में फर्क बताता हूँ, हालांकि आपके एनसीईआरटी में होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। जैसे हमने बाउल को लिया था और इसमें देखिए यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर फंक्शन नहीं था। कैसे नहीं था? अब इस बात को समझने के लिए मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है। कैसे स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है? मान लीजिए कि ये आपका ये हेमिस्फेरिकल बाउल है और समझो कि थीटा हम यहीं से मेजर करना शुरू कर रहे हैं, है ना। वर्टिकल लाइन एक ले लेते हैं समझो। तो जब थीटा यहां से मेजर करेंगे इस वर्टिकल लाइन से, तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है। तो mg का कंपोनेंट जो होगा, है ना, मेरी बात समझ रहा है? अब जो mg साइन थीटा यहां लग रहा होगा, ठीक है, ये इस जगह से एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो mg इधर, नॉर्मल एक्शन इधर, तो अब जो भी बन रहा होगा। अब देखिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जब ये यहां बढ़ेगा थीटा घटता जाएगा। बताओ हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? यस सर, कम। यस। चला जाएगा। जब थीटा कम होता चला जाएगा तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी। ये था इसका मेन पोजीशन। ठीक है, जब ये यहां कहीं पहुंचेगा थीटा और कम हो जाएगा। ठीक है, थीटा और कम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि थीटा लगभग बहुत कम हो, थीटा लगभग 5 डिग्री के आसपास हो, 5 डिग्री 10 डिग्री के अंदर हो समझो, है ना, 10 डिग्री के अंदर हो। ठीक है, तो उस केस में थीटा साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? मान लो कि हम बॉडी को यहीं से डिस्प्लेस करें, पॉइंट ए से डिस्प्लेस करें और बी तक जाने दें, तो पहले तो ये जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर लौटेगा ऐसे, फिर लौटे। तो ये पाथ लगभग इसका ये जो आर्क लेंथ बड़ा बहुत छोटा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो 5 डिग्री से बड़ा है। लेकिन अगर वही यहां से छोड़ा जाए चाहे यहां से छोड़ा जाए, तो पाथ आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। होगा क्या स्ट्रेट लाइन? कहीं यहां पहुंचेगा, इस जगह छोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। क्या होगा? ये ऑसिलेटरी मोशन होगा बट एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, जब ये ऑसिलेटरी मोशन होगा तो जब साइन थीटा का एक्सपेंशन लिखते हैं तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा टू द पावर, तो एसएचएम होने के लिए साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होना चाहिए। और थीटा से हायर पावर जब बढ़ने लगेगा तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो लीनियर फंक्शन नहीं आएगा। अब इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन ये मतलब यहां से यहां तक ऑसिलेट कर रहा, मतलब यहां से यहां गया, फिर यहां गया, फिर वन ऑसिलेशन, इसको एसएचएम बोल देंगे। और इस वाले को जब यहां से छोड़ेंगे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो, मान लो यहां से छोड़े तो फिर यहां तक जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ऑसिलेशन तो होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पाथ सिंपल नहीं होगा, कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ। सर इसमें थीटा ऑसिलेशन मतलब समझ में आ गया? इज इक्वल टू जो थीटा लिखा है आपने, कहाँ से मेजर किया है? तो यहां से मेजर किया, ये थीटा है, देखिए आप, दिस इज थीटा, दिस इज ग्रीन वाला बहुत छोटा है,
बीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री। समझ में आई बात? ये भी Yes, नहीं sir. समझ। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड का। क्या होता है एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट one side from its mean position. It's called as amplitude. ठीक है? At the maximum displacement, velocity will be 0. वेलोसिटी वहां पर 0 होती है। अभी मैं बात को करके दिखा। वेलोसिटी विल बी 0 एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम। will be maximum. ठीक है? आइए, ये बात सभी को समझ में आई? यस सर। हाँ सर। और Yes, पढ़े sir. थे आप लोग? ठीक है। अब श्रेया, तुम लोग के लिए मैं भेज रहा हूँ कि ER9 की क्लास मैंने कब से कब लिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था। सर आप ER9 में अभी कौन सा चैप्टर ले रहे हो? तो मैं वहां पर रोटेशनल वगैरह पढ़ा चुका हूँ। अभी फ्लूइड इनका चालू होगा। सर ग्रेविटेशन भी हो गया। मतलब ठीक है ना? और मैं आपको कहेंगे तो भेज दूंगा उनकी रिकॉर्डिंग। भेज दूं? नहीं सर, मैं सोचा था कि मैं ज्वाइन ही कर लूंगा अगर उसमें ग्रेविटेशन या फिर कुछ वैसा चैप्टर चल रहा हो तो। मैं रिकॉर्ड कर लिया था। चलो जा रहा है ER5 को। और ये क्लास कम से कम काफी लंबी हुई थी मेरी, 2 घंटे 40 मिनट की। मजाल है सारे बच्चों को कैमरा ऑन था, कोई भी एक बच्चा हिल जाए। ये यही इसी बैच में सिर्फ होता है। और एक दिन में नहीं पढ़ाया हूं मैं। हाँ, देखो सारा मैं भेज रहा हूं तुमको। कौन से चैप्टर है सर? ग्रेविटेशन का। ओके सर। लेकिन ये तो बाकी चीज तो रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी तो सिर्फ जो है आपका वो है जो हमने कराया हम लोगों को। और अभी न्यूमेरिकल ही चल रहा उनके में। न्यूमेरिकल भी को कराता हूं मैं। ठीक है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेट अ मिनट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशन। पहुंच रहा सब? हाँ सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। अच्छा, एक मिनट देना। सर मैं PDF है। उसके सर? पहले वाला रिकॉर्डिंग होगा। सर आपने जो उनको क्वेश्चंस कराए थे ना वो भेज दो सिर्फ, मैं बाकी का कर लूंगा सर। मैं देखता हूँ, अभी क्वेश्चन उनका और चल रहा है, ये खत्म तो नहीं हुआ है। जबकि सबसे लास्ट बैच और लास्ट ही रही बैच लोग भगा भगा पढ़ाए थे। मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा लेता हूँ लेकिन भगाता नहीं, है ना? अब आपका बाकी आप सभी कुछ भेज दे रहा हूँ जितना है।
ठीक है, तो 1 मिनट लगेगा, तब तक बाकी सर लोगों वर्क ने एनर्जी के क्वेश्चन है तो वो भी एक बार सेंड कर देना। वो पूरा खोजना पड़ेगा, बहुत पहले का है। हाँ, खोजना पड़ेगा, जो रिसेंट में अभी भेज दे रहा हूँ मैं। एक सेकंड तो बस करने दो मुझे, क्योंकि 10 बजे किसी भी हालत में आपकी क्लास एंड करूंगा मैं। क्या बताया था? सॉलिड स्फीयर फिजिक्स। आप लोगों को PM2 का कोई रिकॉर्डिंग सुनाया था मैंने? यस सर। हर्ष आनंद को याद भी आ गया होगा, ये PM1 से ही आया था ना जी। हाँ सर। तो 1-2 और है। बड़े प्यारे बच्चे हैं सब लोग यार, बस 1-2 लोग अपना एटीट्यूड बदल लेना, सीखने की आदत रखें। सभी बच्चे प्यारे हैं। लो भाई, जितना मेरे पास अभी रिकॉर्डेड है, PDF या जो भी, मैंने आपको भेज दिया। इससे ज्यादा मैं PM2 को कराया हूँ। मिल गया सब? एक लास्ट और भेज रहा हूँ, अभिनव सिंह। सर अभी तक एक ही आया है। मुझे तो आ रहा होगा, तो मैंने भेज दिया हूँ। रिकॉर्डिंग पहुंची कि नहीं? सर रिकॉर्डिंग नहीं आया, 2 नहीं सर, PDF आए। PDF आए हैं 2। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं गई? अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी अपडेट हो रहा होगा। गया तो यार रिकॉर्डिंग। सर वो धीरे लोडिंग धीरे आ जाएगा, वो आ लोडिंग जाएगा सर, तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, लोडिंग हो रहा है वो। सर रिकॉर्डिंग में टाइम लगेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अरे वो एक देर की थोड़े, लगभग 2.75 घंटे की है। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए अब हम जैसे कहें कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, समझो, ये हमने ले लिया, ये आपका मेन पोजीशन मान लो, और कोई पार्टिकल यहां पर पहुंचा, ठीक है, और फिर यहीं से इतना दूर इधर आ जाए, तो ये जो डिस्टेंस हुआ एक साइड का, है ना, मेन पोजीशन से, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ना किसी भी एक साइड के लिए, दोनों साइड का नहीं। और ये क्या है आपका मेन पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या होगा कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी 0 होती है, और मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, वो आगे बताएंगे। अगले पेज पर जा रहे हैं हम। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सर एक बार पीछे कर देना। अच्छा, देखो, यस सर, हो गया। राइट, ये तुम्ही लोग का है क्या, हर्ष आनंद वगैरह? ये तुम्हारे ही भेज दिए हैं क्या हम भाई? लगा तुम्ही लोग की रिकॉर्डिंग तुम्ही को पोस्ट कर दिए हैं। सर आप कोई बात नहीं, आराम से टाइम निकाल के भेज देना, फ्री हो जाओगे जब। हाँ हाँ हाँ, रुको, उसको मैं
देख लेता हूँ क्या पोस्ट किया है मैंने, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है ना। वो भेज दूंगा मैं, ER09 का भेज दूंगा मैं, ठीक है बेटा, समझे? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है सर। हाँ ये एक मिनट मैं देखता हूँ ओपन करके। चलो मैं भेज दूंगा इसे, अभी चल भी नहीं रहा ये, शायद नेटवर्क इशू कुछ होगा, मैं भेज दूंगा बाद में। चलिए अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इसमें क्या होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। द टाइम टेकन by a particle or a body to complete one oscillation is called its time period। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम सिंपल पेंडुलम ले लें यहां पर ऐसे, और ये आपका ये मेन पोजीशन पर है, सपोज ये यहां से यहां जाता है ना, और आपका यहां जाता है, और फिर आपका ये लौट के आता है उतने ही डिस्टेंस, जितना उधर जाएगा उतना ही इधर आएगा, ठीक है। तो देखो इसको मेन पोजीशन से पहले गया इधर, फिर आया यहाँ पे, फिर इधर गया, फिर इधर आया, इसको हम क्या बोलते हैं आपका एक टाइम पीरियड, यानी जहां से चला था वहीं पहुंच जाए उसको क्या बोलेंगे वन टाइम पीरियड। यानी यहां से यहां तक जाने में T/4 टाइम, फिर अनदर T/4 टाइम, फिर T/4 टाइम, फिर T/4, 4 बार T/4 जोड़ोगे तो T आ ही जाएगा। ये क्या हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये बात समझ में आई सभी को? हाँ सर। यस सर। और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? इसको न्यू या NRFTC से लिखते हैं ना। टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू सेकेंड्स में मेजर करते हैं, है ना। और फ्रीक्वेंसी को तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन made by a particle in 1 second, यानी 1 सेकेंड में कितना बार ऑसिलेट किया, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, 2 किया, 3 किया, है ना, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी न्यू जो होता है 1/T, यानी सेकेंड इनवर्स, या इसी को हर्ट्ज बोलते हैं, HZ हर्ट्ज, ठीक है जी, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात और, एम्पलीट्यूड को लिखते किससे हैं?
कैपिटल ए चाहे स्मॉल ए से, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम, द एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए और स्मॉल है, ये नोट कर लीजिएगा। अब जरा मैं चलूं फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम की बात करें हम, यस सर। जिसको समझने में बड़ा थोड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान लेकिन है, कुछ पॉइंट्स याद रखना है। देखो बेटा, ये आगे तुम लोग 12th में भी काम आएगा एसी सर्किट में। 5 मिनट रह गया है, इसको मैं आगे बढ़ा लूंगा 10 बजे तक, ठीक है ना। तो फेजर डायग्राम उनकी क्लास 10:15 से रख दूंगा। फेजर डायग्राम किसे कहेंगे, देखिए यहां पर कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, पहले मैं फिगर बना के बताता हूं इसको। जैसे मान लो एक सर्किल ड्रा कर लो, है ना, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक ये जैसे एक्स वाई जेड में मानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इतना तो समझ में पड़ा है। तो ये जो सर्किल हम लेते हैं ना बेटा, वो एम्पलीट्यूड का लेते हैं, उसका रेडियस, सर्किल का रेडियस क्या होता है, एम्पलीट्यूड का होता है। तो एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से लिखे, स्मॉल ए से लिखे, बताओ भाई किससे लिखे हैं। सर कैपिटल। चलो कैपिटल ए से लिखे। तो ये जो सर्किल का रेडियस था, अलग कलर से बना देता हूं मैंने कैपिटल ए से लिख दिया, ठीक है। अब सर्किल पे क्या करेंगे कि पार्टिकल यहां रख देंगे इसके सरकमफेरेंस पे। पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज, और सर्किल का रेडियस कितना होगा, कैपिटल ए, ठीक है। ठीक, अब देखो t बराबर 0 टाइम पर एक सिचुएशन थी। मान लो यही सर्किल हम ड्रा करें और हम ये कहें कि t टाइम बाद पार्टिकल कुछ थीटा एंगल घूम गया। वो टाइम t कोई भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो एम्पलीट्यूड ए है ना, इसी को फेजर बोलते हैं। ये घूम गया यहां से, चलो मान लो यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये कितना एंगल घूम गया, ओमेगा से घूम रहा था, तो अरे ये किस हो गया, ओमेगा से घूम रहा था, तो टी टाइम बाद कितना एंगल घूम जाएगा हमें बताओ। अरे यार ये तो पीछे से हो गया, ओके रुको, थीटा एंगल घूम जाएगा, बताओ श्रेया, घूम जाएगी कि नहीं ये लाइन। यस सर। ओके, थोड़ा ये चौड़ा पता नहीं किस हो गई, ये है अब तो बड़ा पतला, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ए हो गया। और थीटा ये ओमेगा से घूम रहा है, तो टी बराबर टी टाइम लगा इसको यहां से आता है, मान लो पॉइंट पी है और ये पी डैश पर आ गया, तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी, ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग, जानते ही हैं, सब लोग मुझसे पढ़ रखे हैं। तो अब हम जो ये यहां से परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, किस पे, वाई एक्सिस पे, वो हमेशा उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस पोजीशन को बताएगा। क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस पोजीशन को। और इस पर जो टेंजेंट डालेंगे वो क्या बताएगा, वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा, वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये जो हो गया वाई एक्सिस पर, वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ हमको, वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये ट्रायंगल बना दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें क्या लिख यस सकते, सर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई होगा। अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, बोलो भाई सब लोग। यस सर। हाँ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए है,
तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया, ठीक है। और थीटा की वैल्यू यहां से उठाकर रख दे, ए साइन ओमेगा टी, एसएचएम का इक्वेशन हो गया ये। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। इन ए फेजर डायग्राम ठीक है, we should take a circle of radius ठीक है, कैपिटल ए मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? पार्टिकल का। ऑफ द पार्टिकल called amplitude, ठीक है। द एम्पलीट्यूड इज अ, क्या रहने तो वेक्टर की बात अभी नहीं करते। दूसरा, इसी एम्पलीट्यूड को एक फेजर जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। यानी ए क्या है? यहाँ पर वेक्टर है। अ फेजर इज अ वेक्टर, ठीक है, whose this maximum length, whose length is amplitude। समझी बात को? सब लोग समझे? इसी हाँ वेक्टर का सर। तो यहाँ पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तीसरा क्या है? और फेजर सर विल फेजर रोटेट। डायग्राम मतलब वेक्टर डायग्राम ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। और फेजर विल रोटेट in anti-clockwise sense with angular speed omega। जैसा कि आपको भी दिखाया है मैंने यहाँ पर, ओमेगा इज एंटी-क्लॉकवाइज होगा, इंग्लिश स्पीड ओमेगा। चौथा, द एंगल ऑफ फेजर ये थीटा जो है, फेजर measured from x-axis in anti-clockwise sense। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेते हैं। और पांचवा और लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, द कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट? फेजर का, ऑफ फेजर along y-axis gives the instantaneous value of the particle, ठीक है, परफॉर्मिंग SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। ओमेगा टी क्या होगा? फेजर होगा। अब जैसे मान लो इसी में कह दिया जाए कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से ना चले, अगर, है ना, किसी एंगल फाई से चले, तो उसको बोलते हैं इनिशियल फेज। जैसे मान लो एग्जांपल में लेता हूं, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल
given as y is equal to a sin omega t प्लस फाई नॉट या डेल्टा नॉट या डेल्टा, मान लो ऐसे दे दिया जाए। तो इसमें पूछा जाए फाइंड व्हाट इज इट्स इनिशियल फेज, है ना। मान लो पूछा, मान लो तो पूछा क्या जाए, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। यहां जान लो कि ओमेगा टी प्लस फाई डेल्टा को क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल। हाँ, और डेल्टा होगा इनिशियल फेज। अब ये मैं फेजर डायग्राम में बता रहा हूं। अब डेल्टा मान लो π/4 हो, π/3 कुछ हो सकता है। इसका जब फेजर डायग्राम खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, ये एक सर्कल ड्रा कर दिए और सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए, क्या बताए थे, एम्पलीट्यूड के बराबर। एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, है ना। अब इनिशियल फेज कहा गया है, तो देखो एम्पलीट्यूड ए ले लिए और एक्स एक्सिस से सारा एंगल हम मेजर करते हैं। तो ये एंगल होगा बेटा डेल्टा। कैसे ये एंगल डेल्टा हम मानेंगे, तो t बराबर 0 पे, मतलब इस वाले इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए लिख दिए, यहाँ स्मॉल ए लिख दिए, चलो स्मॉल ए से लिख देते हैं हम, ए साइन ओमेगा t की वैल्यू 0 रख दो और प्लस डेल्टा लिख दो। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल gives initial phase। इनिशियल फेज अब पता चल जाएगा। तो t बराबर 0 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, a साइन डेल्टा आ गई। तो जरा यहां से परपेंडिकुलर डालो तो इसको, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या बताता है, परपेंडिकुलर जो डालते हैं वही बताता है ना। तो बताओ कि अगर हम यही चीज यहां से भी डाल दें, यही तो y बताएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। तो साइन डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर पान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज से क्या वही रिजल्ट आ गया। यस सर। यहाँ पर डेल्टा क्या हो गया, इनिशियल फेज। लेकिन अगर अब ये जो फेजर है ओमेगा से घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, मान लो किसी टाइम t पर देखा जाए फेजर, टोटल फेज कितना है, तो क्या करेंगे हम। वैष्णवी तुमको समझ में आ रहा है, यस सर। श्रेया आपको समझ में आ रहा है। रोटेट करेंगे तो 2 पाई एंगल होगा। अरे नहीं भाई, कहाँ 2 पाएंगे होगा, टी टाइम बात कर रहे हैं ना हम, उल्टा पल्टा सोचती हो क्या तुम। पहले ये यहाँ था t बराबर 0 पे, कहाँ पर था, t बराबर 0 पे सिचुएशन ये थी, ये था ना, डेल्टा एंगल बना रहा था। अब ये यहां से रोटेट करके यहां पहुंच गया t टाइम बाद। तो t टाइम बाद थीटा एंगल रोटेट किया, तो कहां से रोटेट किया बताओ, यहीं से थीटा रोटेट किया है ना। इनिशियल। नहीं, वो मैं कुछ और सुन लिया था। तुम क्या सुन ली थी, पर ध्यान सुनो, थीटा ही हो गया, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा। अब हम जरा कंपोनेंट लें इसका, सब बहानेबाजी होता है बेटा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये अब कितना एंगल एक्स एक्सिस से घूम के हमने क्या लिखा है, जो भी एंगल मेजर करेंगे एक्स एक्सिस मेजर करेंगे। तो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा बताओ श्रेया, थीटा होगा। थीटा होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा। हाँ तिवारी जी सही बता रहे हैं, ये एंगल हो गया। तो जब इसका कंपोनेंट लिए हम, थोड़ा देख के बोलिए, अभी भी कुछ और सोच ली थी आप यहाँ से। नहीं नेटवर्क जा रहा है बार-बार। कोई बात उस पर डिबेट नहीं करना है मुझे।
ठीक है बेटा, उसको डिवाइड नहीं करना, फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं। ये थीटा घुमा कहां से, t बराबर 0 के बाद, यहाँ t बराबर 0 था और यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा, समझी बात को। तो t टाइम में डेल्टा से थीटा एंगल को घूम गया, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, थीटा प्लस डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा प्लस थीटा। हाँ, तो साइन डेल्टा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितना था, y अपॉन हाइपोटेन्यूज a, तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस डेल्टा। और थीटा की वैल्यू क्या होती, कितना स्पीड से घूम रहा, एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा, तो थीटा हो जाएगा टी टाइम ओमेगा इंटू टी। तो आ गया जी फेजर डायग्राम से एसएचएम का इक्वेशन, मिल गया, समझ में आई इतनी बात। यस Yes, सर, sir. आगे। ठीक है, तो यही एसएचएम का इक्वेशन होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर टाइम पीरियड वगैरह एक दो चीज का निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो हम हेडिंग डाले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि हम एग्जांपल के तौर पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। कंसीडर ए स्प्रिंग ब्लॉक को जरा हम क्लास बनाते हैं, हम 10:30 से बना देते हैं क्योंकि 10 बजने जा रहा है। साढ़े 10 से 12। फिजिक्स टेन 20, चलो ठीक है, से लेकर के 11:50 तक इस वक्त खाना खा लूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बस आप लोगों का अब खत्म ही है। इसके बाद न्यूमेरिकल इसका करा देंगे हम। मान लो ये नेचुरल लेंथ पर है, अब लगातार क्लास लेके तुम्हारा एसएचएम तक वो सब खत्म कर देंगे वेव तक, ठीक है सर यार। ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है। श्रेया शर्मा, कैन यू हियर मी? यस सर। लगातार क्लास सैटरडे संडे ऐसे लेके ये वो सब खत्म कर देंगे, उधर से थर्मोडायनेमिक्स अपना चलता रहेगा। बस फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी में सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा पूरा, है कि नहीं। फिर वेव्स बाद में पढ़ाओ क्या आप? जिसको भी पढ़ाऊंगा सब इकट्ठा अभी पढ़ाऊंगा, बाद और कुछ नहीं है। पाएंगे ठीक है, अभी रोज रोज का लटका थोड़ी लगाएंगे हम। इसके बाद रिवीजन अपना जो करना है करिए, नहीं करना मत करिए, ठीक है। ये यहाँ चला आया, तो जब यहाँ चला आया तो बाद और कम क्या होता है, इतना इत्मीनान से तो पढ़ा रहा, कोई तेज तेज भाग रहा, हम भी बताओ हमको, तुम भाग रहे नहीं, तेज, तो फिर दोबारा हम क्यों पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ा के भी परसों दोबारा तो पढ़ाए थे, क्या उसका रिजल्ट निकला, एक्स मान लो इसको खींच दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, हाँ या ना, हाँ सर। बोलो। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाया वो कैसा वेरिएबल फोर्स होगा,
क्वेश्चन बस कराते रहेंगे। तो क्या लिखेंगे, और लग का किस पर है स्प्रिंग फोर्स, ब्लॉक पे लग रहा है तो ब्लॉक को एक्सेलरेशन देगा। मानस मेहता देगा कि नहीं देगा? मानस नहीं है क्या? हाँ जी सर। एक्सेलरेशन का ना? देगा सर, देगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन उल्टी को क्या? डायरेक्शन में देगा। हाँ हाँ, स्प्रिंग जिधर जिधर खींचा गया उसके अपोजिट। बहुत बढ़िया बेटा। खींचा गया उसके उल्टा। हाँ हाँ, अब इसी एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं d2x by dt2 इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो इसी को लिख देंगे d2x by dt2 प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसी के बाई एम को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, आ गया। आ गया सर। इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, और इसी का जनरल सॉल्यूशन ये होता है जो अभी हम लोग निकाले थे, y इक्वल टू एस ओमेगा टी। ठीक है ना? द जनरल सॉल्यूशन, देखो कैसे बताएंगे हम जनरल सॉल्यूशन कैसे है। differential equation is y is equal to a sin omega t। अब देखो यार, तो इसका मतलब अगर ये इसका सलूशन है, या y की जगह पे x लिख दीजिए, आप क्या दिक्कत है? इसको ये भी लिख सकते हैं आप, y x से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मर्जी करे इसको x के बजाय आप y लिखना चाहते हो y लिख दीजिए। अब देखिए, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या देगा? ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जो कि वेलोसिटी होती है, और दोबारा डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन दे देगा, है ना? जिसको हम क्या लिखेंगे श्रेया, क्या लिखेंगे बेटा? d2x by dt2 इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर टी। अब देखो जरा, हाँ, अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर को बाहर आने दें और a sin ओमेगा टी एक साथ ले लें। a sin ओमेगा टी क्या था? x ही तो था। अगर हम इसको लिख दें तो ये क्या आ जाएगा बताओ? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। तो फिर से वही इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। समझ गए? या सर लेकिन Yes, sir. आपको ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर कैसे लिखा उसको, के बाय एम जो था? डायमेंशनली निकाल के देखेंगे तो पता लग जाएगा। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखो, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, यस सर। आर की जगह मर्जी करे एक्स लिख दो यार, लिख सकते हो ना? और एफ बाई एम क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। बताओ। यस सर। एक्सेलरेशन को d2x by dt2 लिखते हैं। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो माइनस साइन दिखाते हैं, क्योंकि जिधर रेडियस घट रहा उस तरफ लिखते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा। तो अब अगर हम जब इसको कंपेयर करें, ठीक है ना, देखो इसको कंपेयर करें ये वाले इक्वेशन से, ये जो आया है, यानी के बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर है। हाँ। समझी बात? इसलिए ऐसा होता है। चलो मैं इसे मिटा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी बताना है और ग्राफ, और फिर कुछ टाइम पीरियड आपका। तो स्प्रिंग का तो टाइम पीरियड निकल गया यहीं से।
कैसे निकल गया? ये देखो, ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, के बाई एम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट के बाई एम। ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2π/t लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते? तो देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π√m/k। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस सर, और इससे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। जो भी निकालना चाहो। ठीक है, अब वेलोसिटी ये निकाल दिए हम यहाँ पर आपका, ये ना वेलोसिटी थी। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ। यस सर। और ये क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन। तीनों चीज आ चुका है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। फिर से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा। परफॉर्मिंग तो पहली बात तो मैं ग्राफ भी ड्रा अचानक से कर दूंगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इनिशियल फेज अगर मैं 0 ले रहा हूं अभी, तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रा करूं तो साइन कर्व भी तो है, y एक्सिस इधर टाइम t। तो कैसा ग्राफ आएगा साइन कर्व को, ये आता है? सर वेव टाइप। साइन एक्स जैसा। तो यही क्या होगा, प्लस है, और ये नीचे वाला क्या होगा, माइनस है। वन साइड फ्रॉम ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और यहाँ टाइम लिख दे रहा हूं मैं, अगर टाइम दिए हैं तो ये टाइम t की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल T/4, ये t की वैल्यू हो जाएगी T/2, ये t की वैल्यू हो जाएगी 3T/4, और ये t की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल T। अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं v, ये dy/dt क्या आएगा भाई, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। तो जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ए ओमेगा हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, हेलो, समझ रहे ना आप लोग? ये हाँ कब सर। होगी, यस जब सर। cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए। और वेलोसिटी का एक दूसरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कैसा हो सकता है वो भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को अंडर रूट 1 साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर v की वैल्यू ए ओमेगा, और देखो यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू 5/, उठा के यहाँ रख दे इसमें। वैष्णवी समझ में आ रहा है? यस सर। सच में या झूठ में? सच में। तो v की वैल्यू हो गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशन हो गए, एक तो ये आप देख लीजिए, और दूसरा आपका ये वाला।
सर वो cos थीटा की वैल्यू 1 मैक्सिमम पे है ना, जब वो अपनी मीन पोजीशन पे है। हाँ मीन पोजीशन पे है, तो ये कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे होगा। इसका ग्राफ भी खींच देता हूं मैं, है ना। का ग्राफ आपका ये होगा, तो कोसाइन कर्व है ये, तो कोसाइन कर्व यहां से शुरू होता है। ठीक है, और ये होगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा वेलोसिटी की। ठीक, समझ में आ रही बात। अब कहाँ वेलोसिटी जीरो होगा, T/4 पे जीरो होगा, फिर T इज इक्वल टू ये T/2 आ जाएगा, फिर T इज इक्वल टू 3T/4 आ जाएगा आपका, और ये T इज इक्वल टू कैपिटल T हो जाएगा, वेलोसिटी का ग्राफ है। इसी तरह से एक्सेलरेशन निकाले हम। सर हाँ बोलिए। सर ये सेकंड वाले जो आपने हाईलाइट किया उसमें ओमेगा स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर होगा ना? हाँ बेटा, ओके सर। वो गलती से लिखा दिया मेरे से। सर ये स्मॉल टी कैपिटल टी मतलब उसके ऑसिलेशन जो हो रही है उसके टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। हाँ जी, स्मॉल टी उस टाइम को डिनोट कर रहा है, कैपिटल टी टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आवाज। सर हाँ सर आपने जहाँ पर वी मैक्स लिखा हुआ है, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, उसका कॉस ओमेगा टी के बाद क्या लिखा है? 1 अच्छा हाँ ना, मैं cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना होगी जी। यस सर। एक्सेलेरेशन जब निकालेंगे हम, तो हम एक्सेलेरेशन को dv/dt लिखते हैं, या d2y/dt2। ये क्या आ जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करो तो माइनस e ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका ग्राफ हम खींच दें, जैसा कि आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है, तो देखो एक्सेलरेशन का ग्राफ नेगेटिव से चालू हो रहा है ना, और लेकिन होगा साइन कर्व ही। कैसा कर्व होगा, साइन कर्व। साइन कर्व होगा लेकिन नीचे से स्टार्ट होगा। ऐसे टेढ़ा बढ़ गया। ठीक है, ये होगा इधर एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, अब आई एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी खत्म ही है, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म है। सर छोटा चैप्टर था क्या ये बहुत ही? वो क्या लगता है, इसमें डैम्ड और फोर्स्ड एक रह गया है, जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखा। मैं तो पिछले साल तक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिफरेंशिएट क्वेश्चन सॉल्व कराता था। आनवा जैसा स्टूडेंट जो कि वाकई में टैलेंटेड है, जिसका रैंक निश्चित है, उसको भी हवा नहीं लगी थी। बल्कि सुधीर यादव सर कहते थे कि ये जनकपुरी में क्या पूरे आकाश में डैम्ड ऑसिलेशन आप ही पढ़ाते होंगे। ये उनका स्टेटमेंट था, मजाक में सही, आई डोंट नो। पढ़ाते वो भी हैं, लेकिन मैं पूरा ड्राइव करते था, बाद में वो भी लगे करने, तो अपने मजे के लिए करता था मैं। वो समझ में आना नहीं है उसको। सर ये पूरा मतलब चैप्टर ही खत्म हो गया, एनसीईआरटी लेवल तक खत्म हो गया? चैप्टर ही खत्म हो गया,
अब सवाल बाकी है। अब सर तभी हम ट्राई तो निश्चिंत- क्या क्या बेटा? आप वो कह रहे हो डैम्प्ड ऑसिलेशन वाला? नहीं नहीं नहीं, मैं जिस लेवल जो लेवल है इस बैच का उस हिसाब से वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप 12th में भी नहीं पढ़ेंगे जो मैं कराता हूँ, मैथ वाले लोग नहीं पढ़ाएंगे। बता तो रहा हूँ कि बच्चों की हालत खराब हो गई थी। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आता है आपको बताइए, बोलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में वही आयोटा, पहले तो पार्ट 1 था, फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से, सबके बूते की बात नहीं है। चले सर से पूछ लीजिएगा, इसलिए वो नहीं किस- कराऊंगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं करवाया तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे सॉल्व कर लेंगे? वो तो मैं मजे के लिए किया था, बिल्कुल सही जवाब दिए हो तुम बेटा। वो बस लिख दिया गया, हालांकि 3 मेथड से मैं किया था, है ना। तो श्रेया ऐसी डिमांड ना करो जो मैं फुलफिल भी करूं तो उसका कोई बेनिफिट ना निकले। तो बेटा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए। समझे? ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। वैसे जनरल वैल्यू क्या हो गई वो आपके सामने है। ठीक है, अब यहीं से एक और वैल्यू आप लिख सकती हैं। ट्राई तो बहुत कुछ करवा सकते हैं हम, लेकिन ट्राई करने लायक तो बनना पड़ेगा ना सबको। क्यों मानस, गलत कह रहा हूं क्या मैं? क्यों बेटा? मानस नहीं बेटा, सर। कहा तो सर। हूँ श्रेय राणा से पूछना, मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट ले रहा था वो। बताए थे कि नहीं तुम लोग क्लासों में? तो बताए थे हम ना। हाँ बताया Yes, sir. था आपने। और हमें केमिस्ट्री पढ़े हुए 30 साल हो गए चुका है। कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं नहीं, अंडर रूट नहीं, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, अब हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो बेटा ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो के की वैल्यू, अच्छा ये बताओ, हम सिर्फ इतने को लें तो ये वाई स्क्वायर नहीं हो गया? क्योंकि वाई देखो टी साइन ओमेगा टी हम लोग लिखे थे, याद है ना? बोलो। यस याद है। यस सर। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये भी एक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर बचता है पोटेंशियल एनर्जी। रुको इनकी क्लास थोड़ा आगे बढ़ाऊं मैं, 10:30 करूं, तो खत्म नहीं पाए। आप लोगों का तो खत्म ही है, लेकिन फिर भी 10:30 से 11:50 कोई छोटा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। चलो अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। इसका ग्राफ भी पूछा जाता है तो वो भी बता देता हूं मैं। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो श्रेया मैंने अपना वादा कुछ हिस्से तक पूरा कर दिया, किया ना बेटा? हाँ सर। अब स्क्वायर है तो ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। तो यहां पर बेटा इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर टाइम है,
है ना, और वो टाइम आप लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी जीरो कब हो? जब मैक्सिमम T/4 पे, ये हो जाएगा T/2 पे, सॉरी 3T/4 होगा, बीच में T/2 भी आएगा, और ये हो जाएगा आपका T। ठीक है, मेन पोजीशन चले। और अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो ये सर देखो आपने टी की वैल्यू कैसे निकाली है ये? बीटा कॉस ओमेगा टी रख के बेटा, कॉस अच्छा ओमेगा की वैल्यू 2 कैपिटल टी रख दो इंटू स्मॉल टी, है ना। तो पहले टी की जगह पर कैपिटल T/4 रख दो, या आप एक काम करो, ये रखने के बजाय काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो है, मतलब cos π/2 होनी चाहिए, हाँ या ना? बोलो, स्क्वायर खड़ा दो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा। तो 2 बाई कैपिटल, ये तो मैथमेटिक्स की चीज है, ये कट गया, तो टी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये कैपिटल टी इधर ले जाओ, T/4 आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्क्राफ्ट में बात कर रहा हूं, वाई है, इधर काइनेटिक एनर्जी के है, इधर वाई है, ये पैराबोला है। तब काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगा? जब y इक्वल टू ए, तो वाई एक्स, है ना, जीरो हो जाएगा। काइनेटिक मैक्सिमम कब होगा? जब y इक्वल टू जीरो हो, तो y इक्वल टू ए, ये मान लो यहां पर है, प्लस ए या चाहे माइनस ए, यही ना y है, देखो प्लस ए का स्क्वायर करो तो भी है, माइनस ए का स्क्वायर करो तो भी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा जाता है, इस तरह का पैराबोला। यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और वो कितना होगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट पेज पे, टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल रखे हैं, U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर, तो के की जगह वाई स्क्वायर हो लिख दे, और हम अभी भी देखे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, जानते हैं ना, तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर उठा कर रख दे यहाँ पर, तो वो U की वैल्यू हो गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है? ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर आ रही हाँ है। सर। यस क्या हो सर। जाएगा? सर आ रही है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ कैसा जाएगा? वर्सेस टाइम ग्राफ, साइन का फंक्शन है ना, स्क्वायर भी है तो नेगेटिव नहीं होगा, यू साइन वाला ग्राफ बनेगा ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम T/2, यहाँ पर टाइम T, यहाँ आपका T/4, और यहाँ आपका 3T/4। समझ में आई बात? हाँ और सर। अगर यस इसका सर। दूसरा तरीका से देखें तो हम U को हाफ के वाई स्क्वायर लिखे थे ना, हाफ के इंटू वाई स्क्वायर, तो हाफ के की वैल्यू यहां से लिख दें हम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो U किसका फंक्शन होगा? Y का फंक्शन होगा। तो इस समय इसका ग्राफ, ये स्कूल में पूछा जाता है सब, तो अगर इसका ग्राफ हम खींचे, ये ऐसा जाएगा, कैसा? पैराबोला, ये ऐसे जाएगा। यहाँ देख दीजिए Y, यहाँ U,
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। y बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अरे यार ये कैसे, ये ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, याद रहेगा ना ये। यस सर। यस सर। टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, ई से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या आया था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आया था, और ये आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब ये देखिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो गया। यानी टोटल एनर्जी किसी भी समय कांस्टेंट ही होती है जब पार्टिकल कहीं पर गिरा, और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू या पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है या नहीं है। यस सर है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल एनर्जी की भी मैक्सिमम कैसे है? अरे पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम अभी निकाले थे ना, देखो ना क्या आई है, and does not depends on time। ठीक है, अब बचता है डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, जो कि अगली क्लास में बता दूंगा। 10 इक्वेशन लिखना है मुझे। तो आज के लिए इतना ही। सर आप अगली क्लास कर लोगे? हाँ, अब लेके खत्म करूंगा इसके 1 फरवरी से, उसके पहले वेब तक खत्म हो जाएगा। देख तो जाओ। सेम सर टाइम वेव्स पे। तो बहुत बड़ा है। बेटा वेव्स क्या तो बोल रही बहुत हो? बड़ा चैप्टर है। यार तुम अपना कंसेप्ट अपने पास रखो ना, सर कल भी इसी टाइम पे? तुमसे बता दूंगा मैं। वेव के लिए 6 घंटे समय मुझे बस मैक्सिमम। मुझे याद है इसी आकाश नोएडा में मैं पढ़ा रहा था, और एक बच्ची थी 11th क्लास में ही, तो उसका मंडे को पेपर था, वो सैटरडे को आई थी, वीकेंड क्लास में थी, और उसमें मेरा एसएचएम वेव चल रहा था, तो संडे को भी आ गई। कही कि सर बड़ा मजा आ गया इसलिए संडे को मैं आ गई, लेकिन थोड़ा जल्दी छोड़ देना सर। हम कहना जल्दी तो सर, मंडे को पेपर है। कोई बात नहीं, रात को जग के तैयार कर लो, तुमको ये दिखाना है तुम कर पाओगे, ठीक है। और उसने जब अगले वीकेंड भाई कही सर वाकई में बड़ा अच्छा पेपर हुआ, नंबर बड़ा अच्छा पाई थी। ये इंसान की फितरत पे डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। चल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।